नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि ये पहली बार है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर माने जाने वाली संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिबेट इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बहस हुई उसकी अध्यक्षता की। ये पहली बार था और यह ऐतिहासिक था। ये भी पहली बार था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के एजेंडे के तहत समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अतीत में पहले भी समुद्री डकैती और समुद्र में सशस्त्र डकैती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है, मगर इस बार की ये पहली और समग्र चर्चा थी, यानी कि पूरा होलिस्टिक एक डिस्कशन था। और भारत ने इस की मेजबानी की, इसकी अध्यक्षता की। टू मार्क द कन्वेनिंग ऑफ दिस इवेंट बाय इंडिया, तो यूएनएससी ने क्या किया कि एडॉप्टेड ए प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यूएनएससी का प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट करना, जो ये आउटकम डॉक्यूमेंट था इस सब्जेक्ट पे, और वो भी जो सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर हैं उनकी सर्वसम्मति से। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक ऐसा दस्तावेज है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का वो डॉक्यूमेंट है जिसके रिजोल्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण असर होता है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन जिन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कन्वेंशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इस प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में मेरीन सिक्योरिटी को रखा जाना एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत को इसकी कमान 1 महीने के लिए मिली है और इस दौरान वो सुरक्षा परिषद में 3 बड़े मुद्दों, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और आतंकवाद के रोकथाम के लिए इस संबंध में वहां कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। तो देश के लिए ये जो पल है, ये काफी गर्वित करने वाला पल बन जाता है, क्योंकि ये साल इतना महत्वपूर्ण है कि इस साल हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे समय में स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बढ़ना स्वाभाविक है। और इसी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के 2 साल भी पूरे हुए हैं। साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसे समय में पूरे दुनिया की निगाह भारत पर है। समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत की सोच पूरी दुनिया पर जग जाहिर है। समुद्र की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत विश्व के सभी शांति रक्षकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। विश्व की वो सभी कंट्री जो शांति के रक्षक हैं, जो वर्ल्ड में पीस को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना, उनकी भी सुरक्षा बनाकर रखना, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है और भारत इसमें हमेशा अग्रणी रहा है। साथ ही आतंकवाद की रोकथाम के प्रयासों पर भारत ने हमेशा बल दिया है। भारत हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। इसीलिए
यूएनएससी के अध्यक्ष के नाते भी भारत सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लेकर अपना रुख कायम रखेगा। वास्तव में आज नए भारत का नेतृत्व सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसने दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। आज भारत का युवा अपनी क्षमता, अपने तकनीकी कौशल, अपनी विशेषज्ञता, अपने दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है और भारत विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यहां का युवा जो ठान लेता है उसे पूरा कर ही दम लेता है। तो ऐसे में दुनिया को भारत के अनुकूल नीति के अनुसार अपनी सोच बनानी ही पड़ेगी। यूएनएससी के प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो समुद्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इस पर जो संयुक्त राष्ट्र यूएन कन्वेंशन का जो लॉ है, वो सारे लॉ जो है, वो सारे सेट जो है लॉ के, वो रिफ्लेक्टेड होंगे जो लीगल फ्रेमवर्क है ओशियन का, उस पे जो उसके इंडेवर्स हैं उस पर रिफ्लेक्टेड होंगे। यानी कि इंटरनेशनल लॉ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी एक्टिव रहेगा जिस तरह के वहाँ के फ्रेमवर्क के हिसाब से। अब हमने देखा है कि आतंकवादियों के द्वारा समुद्र का कैसे उपयोग किया जाता है, हम इसके भुक्तभोगी रहे हैं। आप सबों को याद होगा 26/11 मुंबई में आतंकवादी हमला, और ये हमला हुआ था जब आतंकवादी समुद्र का प्रयोग कर भारत की सीमा में घुसे थे। तो इस तरह के आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण करनी होगी विश्व में। जब तक इफेक्टिव प्रैक्टिस टू कॉम्बैट सच क्राइम्स, इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं बनेगा, तो भारत इसमें काफी एक्टिव है। इसने समुद्र में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की जो नियंत्रण समस्या है, इस पर ध्यान दिया है। इसने महासागरों के वैध उपयोग, नाविकों और तटीय समुदायों जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा, उनके आजीविका की सुरक्षा, इस पर जोर दिया है। यूएनएससी के इस कार्यक्रम में 4 देशों के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष, जिसे हम शासनाध्यक्ष भी कह सकते हैं, और करीब 10 मंत्री शामिल हुए थे। तो इस तरह का ये पार्टिसिपेशन है, ये काफी हाई स्टैंडर्ड पार्टिसिपेशन इसे कहा जा सकता है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री के वैश्विक कद को दर्शाता है। उन्होंने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 5 सिद्धांत पेश किए। पहला, हमें लीगल समुद्री व्यापार, वैध समुद्री व्यापार के लिए जो बाधाएं हैं उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, जो समुद्री विवाद हैं उनका निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर किया जा सके। तीसरा, वैश्विक जो समुदाय है उसकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो आतंकवादियों की समस्या, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो उत्पन्न खतरा है, समुद्री खतरा है, इसका सामना साथ मिलकर करना चाहिए। चौथा, समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, कंजर्विंग मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेस, उससे किए जाने संबंधित है। और पांचवा, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। ये 5 सिद्धांत समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर भारत की जो घोषित स्थिति है, इस पर जो इसका स्टैंड है, इसका अपना एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार सागर, SAGAR, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की अवधारणा, इसे भारत ने इसे प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को दिया। और इसके बाद सिंगापुर में 2018 में शांग्री-ला डायलॉग भाषण हुआ, जहां पर भारत के इंडो पैसिफिक विजन को रेखांकित किया गया।
इंडो पैसिफिक भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 में पीएम ने बैंकॉक में पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें समुद्री क्षेत्र में राज्यों के बीच सहयोग के लिए 7 स्तंभों का प्रस्ताव रखा गया था। अब भारत की बात करें तो यहां की जो हमारी तटीय सीमा है वो करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक है। हमारे 1200 से ज्यादा द्वीप हैं, छोटे और बड़े मिलाकर। महासागर जो है वो ओशियंस जो है वो भारत के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ की पॉलिसी में हमेशा सेंट्रल रहा है। हमारा समृद्ध सामुद्रिक इतिहास रहा है। कम से कम 300 ईसा साल पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस समय भी समुद्र से व्यापार चलते थे। गुजरात के लोथल में तो दुनिया का सबसे पहला डॉक, मतलब जहां से समुद्री व्यापार होते थे, ऐसे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। हजारों साल पहले भी समुद्री देश के रूप में भारत की एक पहचान था। सामुद्रिक कौशल, भारत के सामुद्रिक कौशल की ये पुरातात्विक अवशेष गवाही देते हैं। आज भारत का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और यह हमारे हित में है कि अपनी समृद्धि के लिए जो ये समुद्री व्यापार है इसकी सुरक्षा की हम बात करें। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जो समुद्री कॉरिडोर है, यहाँ पे पीस के लिए शांति के गलियारे के रूप में समुद्र का प्रयोग किया जाए। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और उसके बाहर हमेशा एक नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी रहा है। इसने इस क्षेत्र में हमेशा सुरक्षा के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाया है। ऐसी सहायताओं में मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, आपदा राहत, जब भी कोई डिजास्टर होता है, आपदा होती है, तो उसके लिए कैसे राहत देना है, ये हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। इसने सबसे पहले आगे बढ़कर मुसीबत के समय अपने पड़ोसियों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी मदद की है। भारत की हमेशा प्रतिक्रिया त्वरित रहती है, क्योंकि ये हमारा जो विजन है, हमारा सागर का विजन है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का विजन है, ये इसके अनुरूप है। बीते वर्ष और इस वर्ष भी, लेकिन खास करके अगर हम बीते वर्ष की बात करें, जब दुनिया में पहली बार कोविड महामारी आई और पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ने उसे एक नई दिशा दी। अचानक आई हुई आपदा थी, इससे निपटने के लिए जो उपाय किए गए, कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि शुरुआत में कोविड का प्रभाव बहुत कम पड़ा, और इसी दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग का आइडिया पूरी दुनिया को दिया। उनके दूरगामी सोच का ही परिणाम था कि भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार चुना गया। अब कोविड के दौर में इस तरह की जो जीत थी वो भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को दर्शाने वाली रही। इसके लिए 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने भारत के पक्ष में मतदान किया। इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के 5 स हैं, जिसने भारत की समग्र विदेश नीति को नई दिशा दी है। और ये 5 स हैं: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और सार्वभौमिक समृद्धि। भारत ने गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन जो पैसिफिक है उसके लिए बनाया है। समुद्री सूचना के आदान प्रदान का केंद्र भारत बन गया है, और यहाँ कई देशों के संपर्क अधिकारी तैनात हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री जो डकैती होती है उससे जो उसको रोकने के लिए जो अभियान होते हैं उनको तेज किया है, और जो हमारे भागीदार देश हैं वहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, वहाँ क्षमता निर्माण कर रहे हैं। समुद्र में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को जो समुद्र के प्रदूषण से परेशान रहते हैं या उनकी समस्या बनती है उनके साथ कोऑपरेट करता है, जिसमें कि श्रीलंका और मॉरिशस प्रमुख है। अब सोमवार की यूएनएससी की बहस में कई वक्ताओं ने उल्लेख किया कि परिषद को एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए
और उसे चलाने के लिए जो भारत की वहाँ जो सफलता रही, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। ये एक ब्रेक थ्रू है, ये एक रिमार्केबल ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पहले यूएनएससी के विचार से ऐसे मुद्दे बाहर रह गए थे। ये एक उल्लेखनीय सफलता है जिसका प्रतिनिधित्व भारत ने किया है। समुद्री सुरक्षा पर विचार विमर्श करने का प्रयास तो पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन खास करके P5 इनके जो मेंबर्स हैं, इनके बीच अपना ओपिनियन का इतना डिफरेंस था, धारणाओं का इतना उनमें अलगाव था कि ये कभी सफलता नहीं प्राप्त हो पाया। सोमवार की बहस ने जो फॉल्ट लाइन थे उनको स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। फिर भी परिषद ने सर्वसम्मति से प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट के रूप में वो जो डॉक्यूमेंट, आउटकम डॉक्यूमेंट है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये भारत के वैश्विक कद और भारत के रचनात्मक विश्व में जो देशों के बीच जो खाइयां हैं उसे पाटने में जिनकी रचनात्मक भूमिका है, इसके महत्व को दर्शाता है। इस प्रेसिडेंशियल ओपन डिबेट की सफलतापूर्वक मेजबानी करके भारत ने विश्व मंच पर एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ये एक फर्स्ट सिग्नेचर इवेंट रहा जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। प्रेसिडेंसी हैज only not strengthened our belief that myriad global challenges can be addressed। यूएनएससी में जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो एड्रेस किए जा सकते हैं। इसने हमारे विश्वास को मौजूद किया है। असंख्य वैश्विक चुनौतियों का वहां समाधान किया जा सकता है। यूएनएससी के रिफॉर्म की जरूरत है। समकालीन जो वास्तविकताएं हैं, इन वास्तविकताओं के आधार पर भारत को वहां अस्थायी सदस्य होना चाहिए और भारत इसका रूप ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अस्थायी सदस्य के तौर पर भी भारत की धमक दुनिया महसूस कर रही है। इस संस्था के गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश थे उनके बीच शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र के 6 अहम अंगों में सुरक्षा परिषद भी एक है। अब दुनिया भर में शांति स्थापित करने में इस संस्था की भूमिका बहुत अहम होती है। अब इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। इनके पास विशिष्ट वीटो पावर है, जबकि शेष 10 सदस्य का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। इसमें 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वीय यूरोपीय देशों के लिए, 2 सीटें लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए और 2 पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य देशों को दी जाती है। हर 2 साल पर 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। किसी भी देश को सदस्य तभी बनाया जाता है जब 2/3 देश उसके पक्ष में मतदान करें। अब देखा जाए तो अभी तकनीकी आधार पर भारत को अपने 2 साल के कार्यकाल में 2 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का मौका मिलेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अंग्रेजी नाम के आधार पर सदस्य देशों को हर महीने अध्यक्षता का मौका मिलता है। इसमें 2 राय नहीं कि मोदी सरकार इस मंच का देश और दुनिया के हित में भरपूर उपयोग करेगी। यह मौका है भारत के लिए प्रफुल्लित होने का, यह मौका है भारत के लिए गर्व करने का। आने वाले समय में जब भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो उस समय ये गर्व की बात है कि हम वैश्विक मंच पर अपनी एक धमक बना रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। धन्यवाद।